बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर रोज मेरी छोटी बहन की पसंद की मिठाई लाता और कहता कि मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन समझता हूँ, इसीलिए उसके लिए मिठाई लाता हूँ। उसे मिठाई देने के लिए घर बुला लो। मैं भी बेफिक्र होकर उसे घर बुला लेती, क्योंकि वो बहुत काली और बदसूरत थी। मेरा शौहर मुझ जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर भला उस काली की तरफ क्यों देखता। एक दिन मैंने बहन को घर बुलाया और खुद नहाने चली गई, लेकिन फिर फौरन ही साबुन लेने बाहर निकली। पर जो ही बाहर का मंजर देखा, जान निकल गई कि मेरी बहन फर्श पर। मैंने रेहान को जब पहली बार नूर के लिए मिठाई लाते देखा, दिल खुशी से भर गया। उस दिन नूर ने कुछ खास नहीं किया था, बस घर के कोने में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। रेहान ने आते ही मुझे आवाज़ दी, ये देखो, आज नूर के लिए उसकी पसंदीदा गुलाब जामुन लाया हूँ। नूर ने चौंक कर रेहान की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खामोशी थी और शायद शुक्र भी। मैंने मुस्कुराकर प्यालियों में चाय डाली। दिल में फख्र का एक अनोखा एहसास था। मेरी बहन, जो बचपन से रंग के ताने सुनते आई थी, अब एक ऐसे शख्स के हाथों में इज्जत पा रही थी जो उसे अपनी बहन कहता था। रेहान का रवैया मुझे हमेशा मुतमईन रखता। जब भी नूर को कोई तकलीफ होती, वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता, कभी लगे कि तुम्हें कोई कमतर समझता है तो याद रखना, तुम मेरी इज्जत हो। नूर कम बोलती थी, शायद इसीलिए ज्यादा महसूस करती थी। उसकी आंखें अक्सर मुझसे छुपकर किसी और सिमत में देखती थी, जैसे उसके अंदर कोई और अधूरा सवाल हो। एक दिन दोपहर को मैंने उसे आंगन में बैठे देखा। रेहान भी पास ही था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने एक जुमला कहा, नूर, तुम्हारा सलीका कमाल का है। बहनें तुम जैसी हों तो जिंदगी सुकून में गुजरे। नूर ने बस सर हिलाया, पर उसके होठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल को अजीब ठंडक दे गई। शाम को जब मैंने रेहान से पूछा, तुम नूर को इतना खास क्यों समझते हो, उसने कहा, क्योंकि वो सबसे अलग है। अपनी बातों में, अपनी खामोशी में, अपनी सच्चाई में वो मुझे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है जो अब नहीं रही। मैंने वो बात दिल से लगा ली। नूर वाकई किसी की याद हो सकती थी। वो एक मुकम्मल शख्सियत थी, बस दुनिया ने उसके रंग को पर्दा बना दिया था। मैंने कई बार उसे आईने में खुद को देखते पाया, फिर नजरें चुरा लेती। एक बार मैंने कहा, नूर, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने तलखी से हंसते हुए जवाब दिया, ये खूबसूरती कभी किसी की पसंद नहीं बनी, न स्कूल में, न मोहल्ले में, न ही कभी ख्वाब में। एक बार नूर बीमार पड़ गई। बुखार था, कमजोरी थी। रेहान ने दफ्तर से छुट्टी ली, खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। वापस आकर उसने बताया, नूर का ख्याल रखना जरूरी है, वो अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैंने इस बात में सर हिलाया। अंदर ही अंदर ये सब मेरे दिल को और भी नर्म बनाता जा रहा था। मैं सोचती कि शायद मेरी दुआएं रंग ला चुकी हैं। एक ऐसा शौहर जो मेरी बहन को अपनी बहन से बढ़कर चाहता है। नूर की सालगिरह करीब आई। मैंने सोचा कि सादगी से मना लेंगे, मगर रेहान ने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। घर के सहन में चंद दोस्तों को बुलाया, एक छोटा सा केक और नूर के लिए एक किताब, काली लड़कियों की खामोश कहानियां, उसे तोहफे में दी। नूर की आंखें नम हो गईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस केक काटते हुए एक लम्हे के लिए उसकी नजरें रेहान पर जा रुकी, फिर जल्दी से हट गई। मैंने वो नजर देखी, पर कुछ नहीं सोचा। मेरे दिल में शक की कोई जगह ही नहीं थी। आखिर नूर मेरी बहन थी, सौतेली ही सही, और रेहान, वो मेरा सब कुछ था। बाप तो मेरा पहले ही जा चुका था। सौतेली माँ के पहले शौहर में से ये बेटी भी माँ की तरह मेरी ही जिम्मेदारी थी। इस दौरान कई और बातें भी हुई जिस पर उस वक्त तवज्जो नहीं दी। एक दिन नूर ने कहा, बाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, रेहान जैसा शौहर हर लड़की को नहीं मिलता। मैंने हंसकर कहा, और तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसा बहनोई मिला। नूर ने हल्की सी हूं की और कमरे से बाहर चली गई। कभी कभार रेहान रात को देर से आता तो नूर दरवाज़ा खोलती। मैं किचन में होती, आवाज़ें सुनती, मगर ये सब मामूल का हिस्सा बन चुका था। एक दिन रेहान ने आकर कहा, नूर को अकेला मत छोड़ा करो, उसे तन्हाई पसंद नहीं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो तो कभी कुछ कहती नहीं। वो बोला, कहती नहीं, मगर महसूस ज़रूर होता है। मैंने ये सब उसके खुलूस पर महमूल किया। कोई और होती तो शायद सोचती, सवाल करती, पर मैंने कभी रेहान पर शक ही नहीं किया। वो शख्स जो मेरी बहन के लिए दुनिया से लड़ने का जज्बा रखता था, उस पर शक नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए नूर एक दुखती रग थी और रेहान उसका मरहम। ये रिश्ता जो इन दोनों के दरमियान पल रहा था, मुझे एक खुशफहमी में रखे हुए था। एक मीठे रिश्ते की खुशफहमी, और खुशफहमियाँ अक्सर सच से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। नूर ने जब 10वीं के बाद आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुझे खुशी हुई। मैं जानती थी कि वो हमेशा किताबों से जुड़ी रही, लेकिन कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार वाज़ेह तौर पर नहीं करती थी। मैंने रेहान से बात की। उसने फ़ौरन कहा,
नूर जैसी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। हम दोनों ने शहर के बेहतरीन कॉलेज का इंतखाब किया और दाखिला हो गया। पहला दिन आया तो मैंने कहा मैं नूर को खुद ले जाती हूँ, मगर रेयान ने नरमी से मना किया। तुम रोज़ के कामों में उलझ जाती हो, मैं ले जाता हूँ। सुबह जल्दी निकल सकता हूँ, मसला नहीं है। मैंने मान लिया। मुझे कभी उस पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली थी। कॉलेज के गेट पर जब रेयान ने नूर को रुखसत किया तो उसकी निगाहें आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी। नूर ने खुद को सादा कपड़ों में छुपाया हुआ था, जैसे अपने वजूद से नजर चुरा रही हो। मैं खिड़की से ये सब देख रही थी। रेयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहला दिन है, घबराना मत। नूर ने हल्के से सर हिलाया और गेट के अंदर चली गई। शाम को मैंने नूर से पूछा पहला दिन कैसा था। उसने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक था। मैंने हंसकर कहा, बस ठीक। वो बोली, कॉलेज बड़ा है, लड़कियां अलग दुनिया की लगती हैं। रेयान ने भी बात में हिस्सा लिया। शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अगले दिन फिर वही मामूल। रेयान नूर को लेकर जाता, मैं घर के कामों में लग जाती। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन एक कॉल आई, एक अनजान नंबर से। लड़की की आवाज़ थी, संजीदा और सपाट। क्या आपको पता है आपकी बहन रोज़ एक मर्द के साथ आती है? मैंने सुनकर हंस दिया। दिल ही दिल में सोचा, बेवकूफ़ लड़कियां शक करना सीख गई हैं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और रेयान को बताया भी नहीं। उस वाक़े के बाद मैंने नोट किया कि नूर अब कॉलेज से वापसी पर ज़्यादा देर तक अपने कमरे में रहने लगी थी। पहले वो आते ही मुझसे बातें करती, अब बस सलाम करती और दरवाज़ा बंद कर लेती। मैंने एक दिन पूछा, नूर सब ठीक है? उसने कहा, बस थकन हो जाती है। रेयान ने भी तायद की, रोज़ाना लंबा सफ़र है, थक जाती होगी। चंद दिनों के बाद मैंने रेयान के बैग में एक डायरी देखी। इत्तेफाकन खुली तो अंदर कुछ खाके बने हुए थे। एक लड़की के लंबे बाल, घनी पलकें और एक लॉकेट। मैंने चौंक कर सोचा, रेयान ड्राइंग करता है? मैंने पूछा, ये तुमने बनाया है? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस यूं ही वक्त गुजारी के लिए। उसी दिन मैंने नूर को आईने के सामने देखा। बालों में नई क्लिप थी और चेहरे पर हल्की सी चमक। मैंने हैरत से पूछा, ये क्लिप कहाँ से लाई हो? उसने कहा, एक सीनियर लड़की ने तोहफे में दिया है। मैंने दिल में सोचा, शायद वो अब दोस्त बना रही है। मगर अगले दिन मैंने वही क्लिप रेयान की गाड़ी में देखी, नशिस्त के नीचे गिरी हुई। मैंने फिर भी खुद को समझाया, कई चीज़ें इत्तेफाकिया भी हो सकती हैं। पर फिर छोटी छोटी बातें जुड़ने लगी। एक दिन मैंने नूर के बैग में एक खत पाया, बिना नाम के, बस इतना लिखा था, तुम में जो खामोशी है वो मुझे जकड़ लेती है। मैंने सोचा ये किसी तालिब इल्म ने लिखा होगा, मगर नूर से पूछा, ये खत किसने दिया? उसने परेशान होकर कहा, पता नहीं, मेरी किताब में रखा हुआ मिला। मैंने बात छोड़ दी, पर जहन में बीज बो चुका था। कुछ दिन के बाद नूर के कॉलेज में एक फंक्शन था। मैंने जाने की ख्वाहिश की, पर रेयान ने कहा, मुझे पता है तुम्हें हुजूम पसंद नहीं है, मैं साथ चला जाऊंगा। नूर खामोश रही। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। जब वो दोनों वापस आए, नूर के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। उसने मुझे बताया, फंक्शन अच्छा था, लेकिन म्यूजिक बहुत ऊंचा था। रेयान बोला। नूर ने वहां एक नज़म सुनाई, सबने खूब दाद दी। मैंने पूछा, तुमने बताया ही नहीं कि तुम नज़म लिखती हो? नूर ने नजरें चुराई। बस यूं ही कभी कभार। इस सब में वो पहली फ़ोन कॉल बार बार मेरे जहन में गूंजती रही और अब मुझे हंसी नहीं आती थी, बस खामोशी छा गई थी। नूर की बदलती हुई आदतें अब मेरे सामने आने लगी थी। वो जो कभी आईने से नजरें चुरा कर गुजरती थी, अब रोज शाम के वक्त खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती। मैं कभी कभी दरवाजे से झांकती तो देखती वो लिपस्टिक लगा रही है, हल्की सी लेकिन वाज़ेह। कभी कोई छोटा सा लॉकेट पहन लेती जो उसकी गर्दन पर चमकता रहता। बालों में खुशबू और चेहरे पर वो परछाई जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने एक दिन हैरत से पूछा, इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत, कहीं जा रही हो? वो हंस दी। उसकी हंसी में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले होती थी। उसने कहा, अपने लिए तैयार होना सीख रही हूँ। और उस लम्हे मैंने उसकी आंखों में चमक देखी, ऐसी चमक जो रोशन नहीं, खौफनाक थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। रेयान तब घर नहीं था। रात को जब वो आया, नूर ने उसे पानी दिया और हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। रेयान ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर टीवी का रिमोट उठा लिया, लेकिन मेरी नज़रें उस लम्हे को नोट कर चुकी थी। अगले दिन मैंने नूर को किचन में पाया, कोई नई डिश बनाने की कोशिश में लगी थी। मैंने कहा, ये कब सीखा? वो बोली, यूट्यूब से। रेयान भाई को नई चीज़ें पसंद है ना? मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? वो बोली, उन्होंने एक दिन जिक्र किया था चाइनीज़ खाने पसंद है, तो मैंने सोचा ट्राई करूं। मैंने बर्तन धोए, कहा,
कॉलेज पर ध्यान दो, खाना पकाना हमारा काम है। वो खामोश हो गई, फिर नरमी से बोली, मैं सिर्फ सीख रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया। एक और दिन शाम को मैंने देखा वो अपने कमरे में कोई कपड़े चुन रही थी। मैं अंदर गई, एक फ्रॉक उसके हाथ में थी, वही रंग जो रेहान को पसंद था, नीला। मैंने कहा, ये कब लिया? नूर बोली, कॉलेज में कल फूड डे है, सब कुछ अच्छा पहन कर आते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। रेहान जब घर आता, नूर अब उसके सामने ज्यादा पुरसुकून हो जाती थी। पहले वो नजरें झुकाती थी, अब वो बात करती, हंसती, कभी किसी बात पर अपनी राय देती, जैसे वो एक दीवार थी जो अब हटने लगी थी। एक दिन मैंने देखा वो रेहान की पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। मैंने पूछा, ये कब से पढ़ने लगी? वो बोली, रेहान भाई ने कहा था ये किताब जिंदगी बदल देती है, तो मैंने सोचा कि पढ़ूं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही बहुत बदली जा रही है। वो खामोश हो गई। उसी रात मैंने उसके कमरे में एक नया परफ्यूम देखा। मैंने पूछा, ये कहाँ से आया? उसने जवाब दिया, दोस्त ने तोहफे में दिया है। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर फिर रुक गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने घर में रेहान की चीजें नूर के कमरे में देखी। एक बॉल पेन, एक नेवी ब्लू रुमाल जो हमेशा वो दफ्तर में रखता था। मैंने पूछा, ये कहाँ से आया? नूर बोली, शायद गलती से रख लिया होगा। मैं खामोश हो गई। उसी हफ्ते नूर ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदलना शुरू कर दिया। उसने अपनी नज़रों से नजरें चुराना बंद कर दिया था। उसकी आवाज़ में अब नरमी कम, एतमाद ज़्यादा था। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो? उसने कहा, नहीं बाजी, बस खुद को समझ रही हूँ। एक दिन रेहान घर आया, थका हुआ था। नूर फौरन चाय बनाने किचन में गई। मैंने कहा, मैं बना देती हूँ। वो बोली, नहीं, मुझे बनाना अच्छा लगता है। उसके लहजे में लजाहत नहीं, एक हक था। शाम को जब हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे, नूर ने खुद रेहान की प्लेट में सालन डाला। मैंने पहली बार रेहान के चेहरे पर वो खामोशी देखी जो किसी अंदरूनी इस्तिराब को छुपाने की कोशिश थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ जिसके उसूल मेरे सिवा सबको मालूम है। रात गए मैंने नूर के कमरे की लाइट ऑन देखी। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो वो आईने के सामने खड़ी थी। वही लिपस्टिक, वही लॉकेट, वही चमक। और उस चमक में मैंने एक ऐसी रोशनी देखी जो रोशनी नहीं थी, आग थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, आहिस्तगी से वापस आ गई। बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ दिनों से रेहान देर से सोता था। बिस्तर पर आकर लेट तो जाता मगर मोबाइल उसके हाथ में रहता। कभी कभी कहता, काम का लोड है, कल प्रेजेंटेशन है। मैं भी चुप रहती। मेरी आदत बन चुकी थी सवाल ना करना। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद छीन ली। रेहान बाथरूम गया तो उसका मोबाइल बेड पर रह गया। स्क्रीन रोशन हुई और एक नोटिफिकेशन उभरा, नूर, शुक्रिया, आपकी बातों से नींद आ गई। वक्त लिखा था 2:14 AM। मेरे हाथ कांपे, मेरी नज़रें स्क्रीन पर जम गई। मैसेज मुख्तसर था मगर उसमें सब कुछ लिखा था। मैंने मोबाइल नहीं छेड़ा, बस स्क्रीन बंद कर दी। रेहान वापस आया, मोबाइल उठाया, एक नज़र मुझ पर डाली और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूटा था जो आवाज़ नहीं करता था मगर सांस लेना मुश्किल बना देता था। सुबह वो दफ्तर चला गया। मैं अकेली बैठी बावर्ची खाने में बर्तन धोती रही। नूर कमरे से निकली, चाय बनाने लगी। मैंने देखा उसकी आंखों में नींद नहीं थी मगर चेहरा पुरसुकून था, जैसे रात को किसी ने उसके तमाम उलझावे सुलझा दिए हों। मैंने हल्के लहजे में पूछा, रात को देर तक जाग रही थी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। हाँ, पढ़ाई थी, नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि उस लम्हे उससे सब कुछ पूछ लूं मगर मैं चुप रही। खामोशी मेरे अंदर की बगावत को रोकने का वाहिद हथियार बन चुकी थी। दोपहर को रेहान ने कॉल की, आज ऑफिस में देर हो जाएगी, क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, खाना गर्म कर दूंगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने किचन की खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर बादल थे और अंदर भी मेरे दिल पर। शाम को नूर ने कहा, बाजी, आप थक गई होंगी, मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने सर हिलाया, ठीक है, आज तुम बना लो। वो किचन में चली गई और मैं सोफे पर बैठकर उसकी आवाज़ें सुनती रही। बर्तनों की, चाकू के कटने की, मसाले की खुशबू की और किसी अनकहे रिश्ते की आहट की। रात को खाने के दौरान रेहान ने कहा, नूर, तुमने ज़बरदस्त खाना बनाया है। नूर मुस्कुरा दी, शुक्रिया, आपकी पसंद की सब्जियां थी ना, इसीलिए सोचा खुशबू भी वैसे ही हो जैसी आपको पसंद है। मैंने चम्मच हाथ में पकड़े पकड़े रेहान की तरफ देखा। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी नज़र का सामना किया,
फिर प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगले दिन रेहान का मोबाइल ड्राइंग रूम में रह गया। वो नहाने गया और मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने सिर्फ एक बार स्क्रीन पर उंगली फेरी। मैसेजेस खुले। नूर के नाम पर कई चैट्स थी, ज़्यादातर आम, लेकिन कुछ जुमले मुझे अंदर से हिला गए। कभी कभी लगता है तुम्हें पहले जान लेती तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तुम समझती हो, और यही सबसे कीमती बात है। मैंने मोबाइल बंद किया। कोई तस्वीर नहीं थी, कोई जज्बाती इजहार नहीं। लफ्ज़ सब कुछ कह रहे थे। मैंने खुद से झूठ बोला। शायद वो सिर्फ उसे सहारा दे रहा है, जैसे एक भाई देता है, लेकिन दिल जानता था ये सच नहीं था। मैंने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बदली। नूर को ज़्यादा करीब नहीं आने दिया। उसके बनाए कहानों को बहाने से टालने लगी। रेहान अगर कोई तारीफ करता तो मैं चुप रह जाती, लेकिन वो सब नोट कर रहा था। एक दिन मैंने नूर से कहा, तुम्हारा कॉलेज कब ख़त्म होता है? उसने जवाब दिया, 2 महीने बाकी हैं, फिर फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। मैंने कहा, फिर कुछ और करने का सोचा है? वो बोली, शायद टीचिंग या फिर कोई कोर्स। मैंने बात ख़त्म कर दी। दिल चाहा कि कहूँ, रेहान तुम्हारा कोर्स नहीं है, पर ज़बान बंद रही। हफ्ते के आखिर में रेहान ने कहा, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम्हारी पसंद का रेस्टोरेंट है। नूर भी साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने मना नहीं किया, बस खामोशी से तैयारी की। रेस्टोरेंट में वो दोनों बातें करते रहे, मैं सुनने वाली रही। नूर ने रेहान से एक सवाल किया, आपको बचपन में क्या बनने का शौक था? रेहान ने कहा, पायलट, लेकिन किस्मत ने ज़मीन से जोड़ दिया। मैंने वो बात सुनी और महसूस की कि वो अब अपने ख्वाब उससे शेयर कर रहा है, जो ख्वाब कभी मुझसे नहीं किए। रात को मैंने रेहान से पूछा, तुम्हें नूर से बातें करना अच्छा लगता है? वो बोला, हाँ, वो सुनती है और जवाब भी देती है। तुम तो अक्सर खामोश हो जाती हो। मैंने कहा, खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। वो कुछ नहीं बोला। मैं जान चुकी थी कि खामोशी से सब कुछ सुनाई देता है, और झूठ वो होता है जो हम खुद को बोलते हैं बार बार, ताकि सच की चीखें दब जाएं। वो सुबह आम सी लग रही थी। नाश्ते की मेज़ पर मैं खामोश बैठी थी। अखबार मेरे हाथ में था, मगर लफ्ज़ों की कोई अहमियत बाकी न रही थी। रेहान मोबाइल पर ऑफिस की मीटिंग का नोट्स पढ़ रहा था। नूर किचन में चाय बनाने में मसरूफ़ थी। मैं सब कुछ देख रही थी, सुनती भी जा रही थी, लेकिन अब महसूस करना कम हो गया था। नूर ने कप में चाय डाली, साइड टेबल पर रखी, चीनी की शीशी से मीठा तोला और चुपचाप प्याली रेहान के सामने रख दी। रेहान ने मोबाइल को नीचे रखा, चाय को देखा, फिर आहिस्ता से सर उठाया। उसकी नज़रें नूर पर टिक गईं। नूर ने नज़रें झुकाईं, मगर उस लम्हे की खामोशी मेरी समात पर हथौड़े की तरह पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसा अल्फाज की ज़रूरत ही ना रही हो। मैंने खाली प्लेट में चम्मच रखा और दिल में एक चीख दबाई, चाय ठंडी हो रही है, मैंने ज़बरदस्ती की आवाज़ में कहा। रेहान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर कप उठाकर एक घूंट भरा। अच्छी है, उसने कहा। नूर वापस किचन में चली गई। मैंने कप की तरफ देखा। चाय की खुशबू आम थी, लेकिन उस लम्हे का जायका मेरे हलक में अटक गया था। शाम को मेहमान आने वाले थे। मैंने नूर से कहा, किचन में ज़रा हाथ बटाना, दोपहर से सर दर्द हो रहा है। उसने फ़ौरन चूल्हा संभाला, सब्जी काटने लगी। काम के दौरान रेहान आया और नूर से पूछा, पिछले हफ्ते की फिल्म देखी तुमने? नूर ने हंसते हुए कहा, नहीं, बाजी ने टीवी पर चैनल ही बदल दिया था, मैं पूरी नहीं देख सकी। रेहान ने मेरी तरफ देखा, कभी उसकी पसंद का भी कुछ लगा दिया करो। मैंने नज़रें चुरा ली। अब रेहान मुझे नसीहत करने लगा था। रात गए, सब सोने चले गए। मैं उठकर पानी पीने किचन में आई तो देखा नूर किचन साफ कर रही थी। मैंने पूछा, इतनी रात गए? वो बोली, आप थक गई थी, मैंने सोचा आराम करें, बस मैं कर लेती हूँ। मैं उसके पास खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ संभाल सकती हो? वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने कहा, रेहान के लिए चाय, खाना, फिल्म, पसंद, सब तुम्हें ही याद रहता है। उसने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, मैं बस मदद कर रही हूँ। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी रात सोते सोते कटी। एक दिन मैंने नूर को रेहान के साथ बैठे देखा। वो उसे किताब दिखा रही थी। मैंने दूर से सुना, ये वाला सफ़ा देखें, यहाँ जो लिखा है ना, वो मुझे आपकी बातों जैसा लगता है। रेहान हल्का सा मुस्कुराया और किताब खोल कर देखने लगा। मैं अंदर आई तो वो दोनों खामोश हो गए। मैंने एक पल को उनकी नज़रें महसूस की, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। रेहान ने मौजू बदला, आज खाने में क्या है? मैंने जवाब दिया, जिसका जायका तुम्हें अब याद नहीं रहता। वो चुप हो गया और नूर चेहरा झुकाकर किचन में चली गई।
चंद दिन बाद सुबह हुई। नूर ने फिर चाय बनाई। मैंने प्याली लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने रेयान के सामने रख दी। मेरे हाथ हवा में रह गए। रेयान ने बस एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वो लम्हा गुजर गया। मैंने उस दिन चाय नहीं पी। वो लम्हा मेरी ज़बान से नहीं, मेरे दिल से निकल चुका था। खामोश चाय मेरे सब्र की आखिरी कड़ी थी। मैंने बहुत दिनों से किसी से दिल की बात नहीं की थी। अंदर ही अंदर सब सहती जा रही थी, जैसे खामोशी मेरे लिबास का हिस्सा बन गई हो। मगर उस दिन जब साइमा मिली, उसकी आंखों में एक अलग ही सवाल था। हम कॉफ़ी शॉप पर बैठे थे, पर मेरी नज़रें बार बार मोबाइल पर जा रही थी। रेयान ने निकलते वक्त कहा था, नूर को कॉलेज से लेते हुए कुछ मिठाई लेता आऊँगा। उसकी तबीयत आज कुछ बोझल सी थी। साइमा ने कॉफ़ी का घूंट लिया, फिर बोली, तुम्हारा शौहर रोज़ मिठाई लेकर आता है ना, तुम्हारी बहन के लिए? मैंने सर हिलाया। हाँ, वो कहता है नूर को मीठा पसंद है। साइमा ने आईब्रो चढ़ाए। बस इसीलिए? या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि वो अब क्या पसंद करती है? मैं हंस पड़ी। साइमा, वो नूर है, मेरी काली शर्मीली सादा बहन। उसे कोई वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। साइमा ने चम्मच रखी और आहिस्ता से कहा, कभी आईने से बाहर भी देखा है? मेरे दिल में कुछ लर्जा, जैसे ज़मीन नीचे से खिसकने लगी हो। मैंने जल्दी से बात बदली। नूर अब थोड़ी खुल गई है। तुम्हें याद है पहले कितनी चुप रहती थी? साइमा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी जो चुप रहते हैं वही सबसे ज़्यादा बोलना चाहते हैं, सिर्फ सुने जाने की देर होती है। मैंने कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ा। ऊपर होंठ तक न ले जा सकी। अंदर कोई बात गर्दिश कर रही थी, एक सवाल जो मैं खुद से भी पूछने से डरती थी। घर वापस आई तो रेयान और नूर सहन में बैठे थे। रेयान कुछ समझा रहा था, शायद उसके नोट्स का कोई हिस्सा, और नूर खामोशी से सुन रही थी। मैंने कदम आहिस्ता रखे, लेकिन दोनों ने मुझे आते देखकर बात रोक दी। रेयान ने कहा, नूर का अगला वायवा है, मैं कुछ तैयारी करवा रहा था। नूर ने नज़रें झुकाई। मैंने कहा, ठीक है, और अंदर चली गई। कमरे में आकर मैंने आईना देखा। मेरे चेहरे पर वो सुकून नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। एक औरत अपने चेहरे पर थकन, धोखा, झूठ सब पढ़ सकती है, अगर वो खुद को पढ़ने की हिम्मत रखे। अगले दिन नूर किचन में थी। मैंने उससे कहा, आज तुम्हारा पेपर था? नूर ने कहा, हाँ, ठीक हो गया। मैंने बेसाख्ता पूछा, रेयान लेकर गया था? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, उसका ऑफिस भी उसी तरफ था तो साथ चले गए। मैंने कुछ न कहा। उसी दिन शाम को मैंने जानबूझकर नूर के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा खुला था। वो मेज़ पर बैठी कोई कार्ड बना रही थी। मैंने कहा, ये क्या है? वो फौरन चौंकी। बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा कि कुछ क्रिएटिव कर लूँ। मैंने करीब जाकर देखा। कार्ड पर लिखा था, कभी कभी किसी की मौजूदगी किसी दुआ से ज़्यादा कीमती होती है। मैं खामोशी से पलट गई। उसी रात रेयान ने कहा, नूर की तबीयत कुछ दिनों से डाउन है, उसे बाहर ले जाना चाहिए, कुछ फ्रेश हवा मिलेगी। मैंने सर हिलाया। ले जाओ, तुम्हारी समझदारी पर अब मुझे शक नहीं रहा। रेयान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ ना बोला। नूर दरवाजे के करीब खड़ी सुन रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। शायद वो भी अब जान चुकी थी कि मैं सब जान गई हूँ। अगली सुबह मैंने साइमा को कॉल की। तुम कल फ्री हो? वो बोली, हाँ, खैरियत? मैंने कहा, आईने से बाहर देखने का वक्त आ गया है। साइमा हंसी। क्या नजर आया? मैं खामोश रही, फिर कहा, सब कुछ जो अब तक नज़रअंदाज करती रही थी। मैंने इस बार चाय खुद बनाई, और जब रेयान ने पूछा नूर कहाँ है, तो मैंने जवाब दिया, जहाँ तुम रोज़ मिठाई लेकर जाते हो वहीं होगी। वो खामोश हो गया और मुझे लगने लगा सच के करीब होना सबसे तकलीफदेह कुर्बत होती है। कई दिनों से मैं हर लम्हा कुछ न कुछ देख रही थी, एक खामोश सिलसिला जो अब नजरें नहीं दिल जख्मी करने लगा था। मैंने हर छोटी बात को नज़रअंदाज किया, हर बड़े लम्हे को इत्तेफाक समझा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर जम जाती हैं, जैसे कोई धुंध जो ना छटती है ना चुपती है। उस शाम बारिश हो रही थी। मैंने सहन में कपड़े समेटे और कमरे की तरफ बढ़ गई। नूर बैठकर किताब पढ़ रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था। खिड़की के पास रखी मोमबत्ती की लौ थर थर काँप रही थी। मैं अंदर गई, एक पल को रुकी, फिर आहिस्ता से पूछा, एक बात पूछूं? नूर ने नजरें किताब से हटाई। जी आप ही? मैंने सांस भर कर कहा, रेहान तुमसे इतना क्यों बात करता है? नूर के हाथ से किताब फिसलते फिसलते रह गई। उसने पलकें झुकाई और आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि तुम सुनती नहीं, वो सिर्फ सुनाता है। उसके अल्फाज मेरी हड्डियों में सनसनाहट बनकर उतर गए।
जैसे किसी ने मेरी हंसती हुई खामोशी को नोच कर बाहर फेंक दिया हो। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। मैं उसके चेहरे की तरफ देखती रही। आंखों में नमी थी, लेकिन शर्मिंदगी नहीं। वो नजरें नहीं चुरा रही थी, जैसे उसने कुछ छुपाने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं पलटकर बाहर आ गई। दिल जैसे सीने में नहीं, पैरों में धड़कने लगा था। अगले दिन रेहान जल्दी घर आ गया। नूर लाउंज में मौजूद थी। उसने कहा, आपको ऑफिस से छुट्टी मिली? रेहान हंसा। आज दिल नहीं लग रहा था, सोचा कि तुम लोगों के साथ वक्त गुजार लूं। मैंने बात काट कर कहा, काम का दिल छोड़ना भी अब आसान हो गया है। रेहान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ न कहा। नूर ने खामोशी से पानी का गिलास लाकर मेज पर रख दिया। रेहान ने गिलास उठा लिया और एक लम्हे के लिए नूर की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। मैंने वो लम्हा भी नोट किया। अब हर चीज़ मेरे लिए नए मायने रखती थी। पानी देना, आंख मिलाना, खामोशी में बात करना, सब कुछ जहर लगने लगा था। शाम को मैंने जानबूझकर रेहान के सामने नूर की तारीफ की। नूर बहुत समझदार हो गई है, हर काम खुद सीख रही है, हर वक्त हाजिर। रेहान ने सर हिलाया। हाँ, उस जैसा ध्यान रखने वाला कम होता है। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे ध्यान में कभी कमी थी? रेहान ने चौंक कर कहा, नहीं, तुम भी बहुत ख्याल रखती हो, बस नूर थोड़ी ज्यादा हसास है, बात को जल्दी समझती है। मैं हंसी। हाँ, शायद इसीलिए तुम उसे इतना सुनाते हो। रेहान ने नजरें चुराई। नूर किचन से निकल रही थी। उसके कदम एक लम्हे को रुक गए, मगर फिर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसी रात मैंने नूर को उसके कमरे में बुलाया। वो आई, चेहरा थका हुआ, आंखें सुर्ख। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो। नूर खामोशी से बैठ गई। मैंने दोबारा उसी सवाल को दोहराया, मगर इस बार लहजे में सख्ती थी। रेहान तुमसे इतना क्यों बात करता है? नूर ने दोबारा पलकें झुका ली, होंठ कांपे, फिर आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो सुनते हैं। मैं बात करती हूँ और वो बस सुनते हैं। मैंने मेज पर रखा गिलास जोर से थपथपाया। और मैं? क्या मैं कुछ नहीं सुनती? क्या मैं सिर्फ काम करने वाली हूँ? नूर ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, नहीं आपी, आप सुनती नहीं, सिर्फ जवाब देती है। वो खामोशी में भी जवाब देता है। मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। मैं कुछ बोल ही ना सकी। नूर खामोशी से उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते जाते बोली, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस जो सुना वही अच्छा लगा। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसकी कमर सीधी थी, चेहरा पुरसुकून, लेकिन आंखें भीगी थी। मैंने वो आंखें देखी थी, उनमें शर्म नहीं थी, सिर्फ दुख था। किसी के लिए ये जवाज हो सकता है, मेरे लिए वही लम्हा कयामत था। उस सुबह मैंने नूर को आवाज़ दी, किचन में सामान देख लेना, मैं नहा कर आती हूँ। वो कमरे में कुछ लिख रही थी, बगैर देखे मेरी तरफ बोली, ठीक है आपी, आप फिक्र न करें। मैं बाथरूम में गई, पानी चलाया, तौलिया टांगा, शैम्पू उठाया, लेकिन जैसे ही साबुन खत्म हुआ मैंने तौलिया लपेटा और दरवाज़ा खोला, और फिर जो मंजर देखा, मेरी रूह जैसे बाहर निकल गई हो। सामने लाउंज के फर्श पर नूर बैठी थी, उसकी आंखों में नमी, होंठ कपकपाते, और रेहान उसके सामने झुका हुआ था। रेहान ने झटके से गर्दन मोड़ी, मुझे देखा, फिर फौरन सीधा हो गया। नूर के हाथ कांप रहे थे, वो घबराकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे कदम दरवाजे पर जमी हुई जमीन में धंस गए। रेहान ने फौरन कहा, ये कुछ नहीं है, वो गिर गई थी, मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी समाज जैसे कट चुकी थी। उसकी आवाज़ आ रही थी, मगर मतलब खो चुका था। नूर ने उठने की कोशिश की, उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, बाल बिखरे हुए, और वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैंने तौलिया कसकर बंद किया, एक कदम पीछे हटी और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में आकर मैं ज़मीन पर बैठ गई। जिस्म खुश्क था, लेकिन रूह पसीने में भीगी हुई। रेहान दरवाजे के बाहर आया, बस गिर गई थी, तुम गलत समझ रही हो, मैं कसम खा सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। नूर की चप्पल की चाप सुनाई दी, फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जैसे वो भी अब कैद हो गई हो किसी ऐसे लम्हे में जो कभी मिट नहीं सकता। शाम तक मैं बिस्तर पर लेटी रही, किसी से कुछ पूछा नहीं, ना रेहान ना नूर। घर में एक कब्र जैसी खामोशी थी, मगर खामोशी भी तबाही का आगाज होती है। रात को रेहान मेरे पास आया, बैठा, धीरे से बोला, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। अब भी? वो चुप हो गया, नजरें झुका ली। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सच सुनने की आदत हो चुकी है। रेहान ने आहिस्ते से कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम जो चाहो वो सोच लो। वो हंसी जो दिल के अंदर खून बनकर निकली थी। अगले दिन नूर मेरे सामने आई, हाथ में ट्रे थी, चाय और बिस्किट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा,
अब भी चाय? वो रुकी। बस वैसे ही, आपने कुछ खाया नहीं था? मैंने सवाल दोहराया। रेहान के सामने क्यों थी? क्या चल रहा था? नूर ने नजरें झुकाई, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हुनकारा मारा। तो वो झुका हुआ क्यों था? तुम जमीन पर क्यों थी? वो बोली, मैं गिरी थी, वो बस। मैंने चाय की ट्रे एक तरफ सरकाई। खामोश रहो नूर, तुम बहुत बोलने लगी हो। वो चुप हो गई, मगर उसकी खामोशी में अब वो बेगुनाही नहीं थी। घर का हर कोना मेरे लिए अजनबी हो चुका था। दीवारें जैसे चेहरा चढ़ा चुकी थी। मैं वो औरत बन चुकी थी जो अपने ही घर में अजनबी हो जाए। 2 दिन बाद मैंने नूर को देखा। वो छत पर फोन पर बात कर रही थी। मेरी आहट पर चौंकी नहीं। फोन बंद किया, नीचे आई। मैंने पूछा, किससे बात हो रही थी? वो बोली, सायमा से। मैं हंसी। अब तो तुम्हारे बहाने भी बदलने लगे हैं। नूर चुप हो गई। उसी रात मैंने रेहान के फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देखी। नूर, आप ठीक तो है ना? मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने फोन उसके सामने रखा। यह भी सिर्फ ख्याल है ना? रेहान ने कहा। हाँ, बस ख्याल। मैंने कहा, फिर मुझे बता दो, मोहब्बत कब से ख्याल बनने लगी है? वो चुप रहा और वही खामोशी मेरी आखिरी चीख बन गई। मैंने खुद को बहुत दिन खामोश रखा। वो दरवाज़ा जो मैंने नंगे पांव खोला था, मेरे हवास पर अब तक बंद नहीं हुआ था। रेहान और नूर का हर वजूद, हर आहट मेरे अंदर कुछ नोच रहा था, मगर मैं कुछ कहती नहीं थी। मैं संभलती रही जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो जबान पर आ जाए तो वापस नहीं जाते, और दिल पर आ जाए तो ख़त्म नहीं होते। उस दिन जब रेहान ऑफिस से आया, मैंने दरवाजे पर ही रोक लिया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो चौंक गया, मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से सोफे पर बैठ गया। मैंने उसके सामने बैठकर कहा, एक सवाल है, सीधा जवाब चाहिए, झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। रेहान ने सांस भरी। पूछो। मैंने नजरें गाड़ कर कहा, क्यों? वो जैसे लम्हे भर को साकत हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम तो हर चीज में खूबसूरती ढूंढती हो, मैं इंसान ढूंढ रहा था। मेरे हाथ कपकपाने लगे। रेहान ने बात जारी रखी, नूर में वो दर्द था जो तुम में कभी ना था। तुम मुकम्मल थी, खुश, साफ और मजबूत। नूर टूटी हुई थी, बिखरी हुई। मैं उसे जोड़ने लगा और फिर शायद उसमें खुद को देखने लगा। मेरे अंदर जैसे कोई चीख खामोशी में दफन हो गई। मैंने कांपते हुए लहजे में कहा, मेरी बहन, मेरी जगह? रेहान ने नजरें झुका ली। मैंने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। नूर वहां खड़ी थी, सीधी, खामोश, साकत। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं, जमीन पर थी। मैंने पूछा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो चुप रही। मैं चीखी नहीं, मैं फटी नहीं, बस अंदर से बिखर गई। मैं उसके करीब गई। कब से? नूर ने आहिस्ता से सर झुका दिया। पता नहीं कब लगा कि वो मेरी बात समझने लगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझती थी। वो बोली, आपने कभी वक्त ही नहीं दिया, कभी सुना ही नहीं। मैंने एक कदम पीछे लिया, जैसे जमीन खींच रही हो। तुम्हें मेरी जगह चाहिए थी नूर। वो बोली, नहीं, बस कोई ऐसा जो सुन ले। रेहान ने मेरी तरफ देखा। ये सब गलत हो गया, हम चाहते नहीं थे, बस। मैंने जुमला काट दिया। बस क्या? मोहब्बत हो गई? कमरे में गहरी खामोशी छा गई, जैसे दीवारों पर लफ्जों की लाशें लटक गई हों। मैं किचन में गई, एक गिलास पानी पिया, मगर वो हलक से नीचे नहीं उतरा। वापस आई और दोनों को देखा। रेहान मेरी नजरें बर्दाश्त न कर सका। नूर की पलकें भीग चुकी थी, मगर जबान पर कोई तौबा नहीं थी। मैंने कहा, मैं अब यहां एक लम्हा भी नहीं रह सकती। रेहान ने उठकर कहा, सुनो प्लीज, कोई फैसला जल्दी ना करो। मैंने तल्ख हंसी के साथ कहा, तुमने फैसला कब मुझसे पूछकर किया था? फिर नूर की तरफ देखा। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? वो खामोश रही, जैसे सदियों से गुनाह की सूली पर चढ़ी हो, मगर सजा का खौफ ना हो। मैंने चप्पल पहनी, दरवाजा खोला और पीछे मुड़े बगैर निकल गई। गली के नुक्कड़ पर रुकी, मगर वापस ना देखी। दिल में सिर्फ एक जुमला धड़क रहा था, मेरी बहन, मेरी जगह। और मैं सिर्फ एक सवाल बन गई। मैंने घर छोड़ा तो दरवाजे पर कोई नहीं आया। रेहान खामोश रहा, नूर ने भी नहीं रोका। मैंने कोई सामान नहीं लिया, बस वो जो साथ रखा, जो अब किसी के लिए कुछ भी ना रहा था। वही दरवाज़ा जहाँ से मेरी शादी की डोली निकली थी, आज मुझे जनाजे की तरह बाहर निकाल रहा था। जिंदा जिस्म, मुर्दा रिश्ता। टैक्सी में बैठकर पीछे देखा तो वो बालकनी खाली थी। नूर वहीं थी, मेरे घर में, मेरी जगह पर। पहला दिन मामू के घर गुजारा। उनसे कुछ नहीं कहा, बस यही बताया कि रेहान से झगड़ा हुआ है, वक्ती तौर पर आई हूँ। मामू ने कुछ ना पूछा और यही बेहतर था।
मैं दिन भर सोफे पर बैठी रही, हाथों में नजर दौड़ाती, कभी अपने नाखून देखती, कभी खाली दीवार। मामू की बेटी अफरा पास आई। भाभी, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने सर हिलाया। बस थोड़ा सर दर्द है। अगले दिन मामू काम पर चले गए और मैं अकेली बैठी अपने फोन की स्क्रीन को घूरती रही। रेहान की कोई कॉल नहीं आई, नूर का कोई पैगाम नहीं आया। यह खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा शोर थी। दोपहर को अफरा ने बताया, खाला की बेटी का वलीमा है, चलेंगी ना आप भी? मैंने मना कर दिया। शादी देखने का हौसला ही नहीं था। दिल में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, आज वो मेरी जगह है। शाम को फोन बजा। साइमा थी। तुम कहाँ हो? मामू के घर। वो खामोश हुई, फिर बोली, मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा, बस अब और संभाला नहीं जा रहा था। साइमा ने धीमा सांस दिया। रेहान ने कुछ कहा? नहीं, ना उसने रोका ना वजाहत दी। साइमा ने लम्हा भर खामोशी के बाद कहा, तो समझ लो वो सब कबूल कर चुका है। उसी रात मैंने आंखें बंद की तो ख्वाब में वही मंजर था। दरवाज़ा खुला, नूर जमीन पर, रेहान झुका हुआ और मैं तौलिए में लिपटी पत्थर बनी खड़ी थी। सुबह आंख खुली तो मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरा उतरा हुआ, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए और दिल खाली। 3 दिन गुजर गए, न कोई कॉल न कोई राब्ता। चौथे दिन मामू ने नरमी से पूछा, बेटा घर कब वापस जा रही हो? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, घर अब किसी और का हो चुका है। मामू कुछ न समझे लेकिन खामोश हो गए। मैंने फ़ोन निकाला, रेहान का नंबर खोला लेकिन कॉल नहीं की। फिर नूर का नंबर खोला। उसकी प्रोफाइल तस्वीर अब बदल चुकी थी। एक बाग में जिसमें काली चिड़िया बैठी थी। मैं हंस दी। एक काली चिड़िया जो किसी की छत पर बसेरा कर चुकी थी। मैंने उसे मैसेज किया, कैसी हो? 2 घंटे गुजरे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा मैसेज किया, तुम जानती हो मैंने तुम्हें माँ बाप की निशानी समझा था। अब की बार भी खामोशी। चंद दिनों के बाद एक पुरानी पड़ोसन का फोन आया, बेटा तुम्हें पता है ना नूर अब रेहान के साथ हर जगह जाती है। मैंने कहा, हाँ जानती हूँ। पड़ोसन ने दबी जबान में कहा, कल वो अस्पताल गई थी, शायद किसी चेकअप के लिए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगर वो माँ बनने वाली है तो क्या मैं वो औरत हूँ जिसकी जगह अब जिंदगी परवान चढ़ रही है? मैंने सोफे से उठकर पर्दा हटाया। बाहर बारिश हो रही थी। हर कतरा जैसे मुझसे कह रहा हो, सब कुछ लुट गया। मैं अब हर रात दरवाजे के ख्वाब देखती हूँ। एक दरवाज़ा खोलती हूँ, नूर उस तरफ खड़ी होती है, रेहान उसके साथ, और मैं वही तौलिया लपेटे उसी लम्हे में कैद बस देखती रहती हूँ। दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, रिश्ते उतर जाते हैं और जगहें भर जाती हैं, लेकिन कुछ खालीपन उम्र भर साथ रहता है। अदालत की इमारत के अंदर सब कुछ रस्मी से लग रहा था। एक मेज, 2 कुर्सियों के दरमियान फासला और दीवार पर वक्त दिखाती घड़ी जो शायद मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां नाप रही थी। मैं खामोश बैठी थी। वकील ने तमाम कागजात मेरे सामने रखे। एक कलम मेरे हाथ में थमाया। मैंने कलम को देखा, जैसे उसके जरिए कोई रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ, जो कभी ख्वाब था, कभी हकीकत, और अब सिर्फ एक बोझ। रेहान मेरे बाएं तरफ कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, न परेशानी न पशेमानी। जज ने सवाल किया, वजह? मैंने लम्हा भर को सोचा, मगर जबान पर सिर्फ एक सादा सा जुमला आया, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के काबिल नहीं होते। जज ने इस बात में सर हिलाया और सादा सा अल्फाज में कहा, तलाक मंजूर की जाती है। बस इतना ही, ना कोई वावेला, ना सफाई, ना सवाल। रेहान ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो उठा, अपना कागज़ पकड़ा और जैसे किसी दफ्तर से फाइल लेकर बाहर निकल जाता है वैसे ही निकल गया। मैं वहीं बैठी रही, कुछ देर सोचती रही, क्या यही अंजाम था? शायद हाँ, या शायद मैंने बहुत देर कर दी। बाहर आकर मैंने आसमान की तरफ देखा। मतला साफ था, लेकिन दिल में घटाएं घटाएं थी। मैं रिक्शे में बैठकर वापस मामू के घर आई। रास्ते में बार बार मोबाइल की स्क्रीन चेक की। कोई नोटिफिकेशन नहीं था, न रेहान की तरफ से न नूर की तरफ से। बस एक सन्नाटा जो अब मेरा साया बन चुका था। उसी रात मैंने नूर को एक आखिरी पैगाम भेजा, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, तुम्हारे लिए अब कोई रुकावट नहीं रही, खुश रहो। पैगाम डिलीवर हुआ लेकिन रीड नहीं। अगले दिन तक कोई जवाब नहीं आया। चौथे दिन मैंने उसका स्टेटस देखा। नया था, एक खूबसूरत रंग और कैप्शन, नई शुरुआत। मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। तो ये उनके लिए नई शुरुआत थी और मेरे लिए
बस एक इख्तिताम, बगैर आवाज़, बगैर इख्तियारात। मैंने सायमा को बताया तलाक हो गई। वो बोली मैं आ रही हूँ। 2 घंटे बाद मेरे सामने बैठी थी, मेरे हाथों को थाम कर बोली तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैंने कहा हिम्मत नहीं, सिर्फ बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसने आहिस्ता से पूछा अब क्या सोचा है? मैंने जवाब दिया कुछ भी नहीं, अब सोचने को कुछ बचा ही नहीं। अगले दिन मामू ने मुझसे कहा बेटा चाहो तो कहीं नौकरी कर लो, वक्त कटेगा। मैंने हाँ कर दी। एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। बच्चे मासूम होते हैं, उनके चेहरों पर कोई धोखा नहीं लिखा होता। मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाती, शाम को घर आती और रात को खुद से सवाल करती कि इससे क्या गलती हुई। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा मिस, अगर किसी का दिल टूट जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा ठीक हो सकता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। शाम को घर आकर मैंने मोबाइल चेक किया। नूर का मैसेज अभी भी सीन में था, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने एक आखिरी पैगाम भेजा, काश तुम एक बार बता देती सब कुछ क्यों किया। मैं शायद तुम्हें माफ़ ना कर पाती, मगर समझ ज़रूर लेती। मैसेज फिर नज़रअंदाज हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने एक नया फ़ोन नंबर लिया, पुरानी यादें डिलीट की, रेयान की तस्वीरें, मैसेजेस, वॉइस नोट्स, सब। लेकिन दिमाग से वो मंजर नहीं हटा। दरवाज़ा, वो दोनों और मेरी खामोशी। अब मैं खुद को नहीं रोती, बस रात को ख्वाब में दरवाजे खोलती हूँ और हर बार वही मंजर देखती हूँ। अदालत में जो ज़बान बंद थी वो दिल आज तक चीख रहा है, मगर कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते वाकई लफ्ज़ों के काबिल नहीं होते। आज भी जब किसी महफिल में बैठती हूँ, कोई जुमला कहीं ना कहीं सुनाई दे ही जाता है। काली लड़कियाँ, उन्हें कौन देखता है? कोई मजाक में कह दे या तंज में, मगर मेरे दिल पर छुरी चल जाती है। मेरे अंदर कुछ तड़प उठता है, क्योंकि मुझे तो वही काली लड़की ले डूबी, वही जो मेरी बहन थी, वही जिसे मैंने हमेशा अपने साए के नीचे छुपाया और अंदर ही अंदर बदसूरत समझती रही। मैं अक्सर सोचती हूँ क्या वाकई मैंने हमेशा उस पर तरस खाया? कभी फख्र नहीं किया, हमेशा यही समझा कि मैं खूबसूरत हूँ, इसीलिए रेयान मेरा है। मैंने सोचा भी नहीं कि रेयान की नज़र किसी दिन उस पर भी जा सकती है, एक काली, खामोश, सादा लड़की पर। लेकिन उसके पास शायद वो चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी, दिल। और रेयान शायद वही दिल देखने निकला था जो मैं कभी ना दिखा सकी। आज आईने में खुद को देखती हूँ तो वो चमक जो कभी मेरी ताकत थी अब नफरत बन गई है। ये आंखें, ये रंगत, ये निखरा हुआ चेहरा सब खाली लगते हैं, क्योंकि ये सब किसी को बांध ना सके, और जो सच था वो मैं कभी जान ना पाई। मैं स्कूल से वापस आती हूँ और अक्सर बच्चियाँ जिन्हें लोग बदसूरत कहते हैं, उनके चेहरों पर वो रोशनी देखती हूँ जो मैं परसों आईने में ढूंढती रही। एक बच्ची जारा अक्सर कहती है मिस, सब कहते हैं मैं काली हूँ, पर मेरे अब्बू कहते हैं मैं उनका गुरूर हूँ। मैं हंस देती हूँ, मगर अंदर कहीं जलती हूँ। काश किसी ने नूर से भी यही कहा होता, काश मैंने उसे कभी ये कहा होता। चंद दिन पहले रेयान और नूर की तस्वीर किसी सोशल मीडिया पोस्ट में देखी। अस्पताल के बाहर नूर का हाथ उसके हाथ में था और कैप्शन था जिंदगी को एक और मौका मिल गया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। ना तस्वीर ने दिखाया, ना लफ्ज़ों ने बताया कि वो मौका किसके मलबे पर खड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी जो एक सफ़े पर रुक गई थी, मामू के घर, अब मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। ना किसी ने शादी का जिक्र किया, ना मुस्तकबिल का। मैं अब भी सिर्फ एक काम हूँ। सुबह स्कूल, शाम खामोशी और रात आंखों में वही मंजर। कई बार आईना देखने से पहले आंखें बंद कर लेती हूँ। सोचती हूँ अगर खुद को ना देखूं तो क्या सब कुछ भूल जाऊंगी? लेकिन नहीं, दिल में वो सवाल रहता है, क्या नूर को पता था कि उसकी खूबसूरती मेरी बर्बादी बनेगी? एक शाम स्कूल से लौटी तो सायमा दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, बाहर चलते हैं। गाड़ी में बैठती उसने कहा कब तक खुद को कैद रखोगी? मैं खामोश रही। उसने हल्की आवाज़ में कहा तुम जानती हो तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है। मेरे जिस्म का सारा खून जैसे एक लम्हे को खींच लिया गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा। सायमा ने आहिस्ता से मेरे हाथ पर हाथ रखा। कभी सोचा जो तुमने नूर के बारे में बचपन से सोचा वही तुम्हारे साथ हो जाए तो कैसा लगेगा? मैंने जवाब दिया सोचती हूँ हर दिन, और यही दुख है। सायमा ने कहा लेकिन तुमने उसे माफ़ नहीं किया ना? मैंने नज़रें बाहर मोड़ ली। नहीं, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ वक्त सब बदल देता है,
मगर कुछ जख्म होते हैं जो सिर्फ नजरों से ओझल होते हैं, दिल से नहीं। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा, मिस, आपकी बहन है? मैं चौंक गई। कुछ लम्हे के लिए मैं खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ थी। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, वो आप जैसी खूबसूरत होगी ना? मेरे होंठ कांपे, दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मैंने जवाब दिया, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, उसके पास दिल था। मैं जानती हूँ लोग अब भी नूर को वैसा ही समझते होंगे, सादा, दुबकी हुई, कम को, लेकिन उन्हें क्या पता वही चुप रहने वाले कब किसी की जिंदगी को बदल देते हैं। और मैं आज भी हर रात दरवाजे के उस पार खड़ी वही मंजर देखती हूँ, वही बहन, वही झुका हुआ शौहर और वही औरत जिसने खुद को आईने में खूबसूरत समझा मगर अंदर से खाली थी। और सच ये है, खाली दिल से कभी कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।